नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी साइंस और साइकोलॉजी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का भाग 4 पढ़ाऊंगा। भाग 4 में आज हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन है जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएँ, उपचयन और अपचयन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है उपचयन और अपचयन। तो उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट उत्पादों एवं अतिरिक्त लवणों को त्यागने का कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ देखिए मैंने अवशिष्ट लिखा है, अपशिष्ट नहीं लिखा, अवशिष्ट बचा हुआ। अवशिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ। तो हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, उन उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो अवशिष्ट उत्पाद बनता है और जो अतिरिक्त लवण बनते हैं, उन लवणों को त्यागना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं? जो उत्सर्जन से संबंधित जो अंग होते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जी अंगों का सामूहिक नाम, सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। अब उत्सर्जन के आधार पर हम प्राणियों को 4 भागों में बांट सकते हैं: अमोनोटेलिक प्राणी, यूरियोटेलिक प्राणी, यूरिकोटेलिक प्राणी और एमिनोटेलिक प्राणी। सबसे पहले बात करते हैं अमोनोटेलिक प्राणी की। नाम है अमोनोटेलिक, तो इसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है अस्थिल मछलियाँ, उभयचर आदि। दूसरा है यूरियोटेलिक प्राणी। यूरियोटेलिक प्राणी, इसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है। इसमें स्तनधारी आते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, गाय हुआ, कुत्ता हुआ, ये प्राणी इसमें यूरियोटेलिक में आते हैं। अगला है यूरिकोटेलिक प्राणी, ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और ये कौन से जंतु होते हैं? जो शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे जो रेगिस्तान होते हैं, मरुस्थल होते हैं, वहाँ पर जो रहने वाले लोग, जो प्राणी हैं, वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे चिपकली हुआ, पक्षी, सर्प आदि, ठीक है। एमिनोटेलिक प्राणी में एमिनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। और मोलस्का संघ के प्राणी जैसे यूनियो आदि जो होते हैं वो एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंगों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वृक्क की। तो वृक्क एक जोड़ी होते हैं और उदरगुहा के पीछे होते हैं। एक जोड़ी का अर्थ हुआ 2, ये देखिए डायग्राम में, ये 2 होते हैं, 2 होते हैं और उदरगुहा के पीछे होते हैं। कशरुक दंड के दोनों ओर, ये कशरुक दंड जो होता है ना, रीढ़ की हड्डी, उसके दोनों ओर होते हैं और गहरे गहरे लाल रंग के होते हैं। देखिए यहाँ मैंने हल्का सा डार्क बना रखा है, ठीक है, गहरे लाल रंग के होते हैं। और सेम के बीच की आकृति की, ये देखिए सेम के बीच की आकृति की, यहाँ देखिए, चाहे आप यहाँ देखिए, सेम के बीच की आकृति के होते हैं। बाहरी भाग उभरा हुआ, ये जो बाहरी भाग है उभरा हुआ, ये वाला उभरा हुआ भाग है, ये क्या कहलाता है? वल्कुट कहलाता है। भीतरी भाग दबा हुआ क्या कहलाता है? मध्यांश। ये जो भीतरी भाग है अंदर वाला, ये वाला, ये कहलाता है मध्यांश। ये देखिए डायग्राम में आप, मध्यांश। मध्य भाग में गड्ढा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। ये देखिए, ये मध्य भाग में गड्ढा है, ये वाला, यहाँ देखिए डायग्राम में, ये है, यहाँ भी देख सकते हैं। इस हाइलम में 3 नलिकाएं होती हैं, 3 वाहिकाएं होती हैं: वृक्कधमनी, वृक्कशिरा और मूत्रवाहिनी। देखिए आप डायग्राम में, फिर यहाँ स्पष्ट दिख रहा है आपको, एक तो लाल, एक ब्लू और एक वाइट बना रखी, अलग अलग। तो वृक्कधमनी तो क्या करती है? अशुद्ध रुधिर को इस हाइलम में लेके जाती है। ये वृक्कधमनी जो है अशुद्ध रुधिर को क्या करती है? उसमें हाइलम में लेके जाती है। वृक्कशिरा क्या करती है? वहाँ मूत्र का छन कर वो शुद्ध बन जाता है, तो शुद्ध रुधिर को लेकर बाहर निकल जाती है। धमनी तो लेकर जाएगी और शिरा वापस लेकर आएगी। धमनी में अशुद्ध होता है, शिरा में शुद्ध होता है। और जो बचा हुआ जो छने का जो पदार्थ, छनिज जो है, वो क्या कहलाएगा? वो मूत्र बन जाएगा और वो वापस बाहर निकल जाएगा। तो 3 है यहाँ पर: वृक्कधमनी, वृक्कशिरा और मूत्रवाहिनी। वृक्कधमनी तो अशुद्ध रक्त को अंदर लेके जाती है, वृक्कशिरा शुद्ध रक्त को बाहर लेके आती है, और मूत्र जो है वो जो बचा छनक गया, जो मूत्र बन गया, जो अवशिष्ट पदार्थ बन गया, वो उसको मूत्रवाहिनी बाहर लेके आती है। यहाँ तीनों देखो अलग स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है। चलिए मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी की बात करें, संख्या में 2 होती है। देखो 2 मूत्रवाहिनियाँ, 2 वृक्क हैं तो 2 मूत्रवाहिनियाँ हो गई, एक ये और एक ये हो गई। इसकी जो लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है? वृक्क से मूत्राशय तक होती है। ये देखिए वृक्क से लेकर मूत्राशय तक, यहाँ देखिए ये मूत्राशय, ये यहाँ तक इसकी लंबाई है। इसकी भित्ति मोटी होती है और गुहा संकरी होती है, ये अंदर से मोटी होती है। अगर भित्ति की बात करें डायग्राम में तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं, अंदर से मोटी इस प्रकार से। देखिए अभी मैंने भित्ति मोटी कर दी और अंदर संकरी गुहा कर दी, गुहा संकरी हो गई। और क्रमाकुंचन गति से मूत्र का आगे खिसकना होता है। क्रमाकुंचन मतलब फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ने से मूत्र जो आगे खिसकता रहता है। अब ये मूत्राशय, आशय मतलब पात्र होता है, पहले बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में मैंने, कि मूत्र का आशय, मूत्र का पात्र, तो पेशी भित्ति युक्त थैलीनुमा अंग होता है। ये एक पेशियों से बना हुआ थैलीनुमा अंग है, उसे हम क्या कहते हैं? मूत्राशय। उदर के पिछले भाग में होता है, हमारा जो उदर है, पेट है, उसके पिछले भाग में होता है। और मूत्राशय में मूत्रवाहिनी आकर खुलती है। देखो ये मूत्रवाहिनी मूत्राशय में आके खुल रही है, यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिए आप, ठीक है। और इसमें मूत्र का संचय होता है। लास्ट है मूत्र मार्ग।
जो मूत्राशय का पश्च छिरा है वो संकरा हो जाता है। देखो यहाँ संकरा हो गया, ये संकरा हो गया। यहाँ देखो मूत्राशय का पश्च छिरा क्या होता है, ये संकरा हो जाता है और एक संकरी नलिका का निर्माण करता है जो आगे चलकर मूत्र मार्ग में खुलता है। ठीक है, लास्ट है मूत्रण। मूत्रण क्या होता है, मूत्र त्यागने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मूत्रण कहते हैं। ठीक है, अगला है वृक्काणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन जो है वो उत्सर्जन की इकाई है। ठीक है, जिस प्रकार जीव की इकाई कोशिका होती है, पदार्थ की इकाई परमाणु होती है, उसी प्रकार उत्सर्जन की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वास्तव में वृक्क में स्थित अति सूक्ष्म नलिकाएं हैं। वृक्क में स्थित क्या है, अति सूक्ष्म नलिकाएं हैं। ठीक है, और एक वृक्क में 10 से 12 लाख होती है। ठीक है, अब इस वृक्काणु को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बोमेन संपुट और स्रावी नलिका। बोमेन संपुट वास्तव में क्या है, बोमेन संपुट जो एक प्यालानुमा खांच है। आप डायग्राम में देखिए, ये प्यालानुमा खांच बनी हुई, इसको हाईलाइट करके देखिए, यहाँ देखिए डायग्राम में ये प्यालानुमा खांच है। ठीक है, इसमें रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इस प्यालानुमा खांच में रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, बोमेन संपुट और रुधिर के ग्लोमेरुलस को मिलाकर क्या कहते हैं, मेलपिकी कोश। फिर सुनिए, जो बोमेन संपुट है वो प्यालानुमा संरचना है, ये वृक्काणु है, इस वृक्काणु में ये कपनुमा संरचना है, प्यालानुमा संरचना है, इसको कहते हैं बोमेन संपुट, और इसके अंदर रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को मिलाकर क्या कहते हैं, मेलपिकी कोश। इस पूरे को कहेंगे मेलपिकी कोश कहेंगे। ठीक है, स्रावी नलिका की बात करें, स्रावी नलिका के 3 भाग है। समीपस्थ कुंडलित भाग, ये देखिए समीपस्थ कुंडलित भाग, ये वाला समीपस्थ कुंडलित भाग। हेनले लूप, ये नीचे जो मुड़ा हुआ है इसको कहते हैं हेनले लूप, और दूरस्थ कुंडलित भाग, ये रहा दूरस्थ कुंडलित भाग। ये 3 भाग इसके। ठीक है, इसका प्रारंभिक भाग कीप के समान होता है। मैंने अभी बताया आपको प्रारंभिक भाग कैसा होता है, कीप के समान। यहाँ और यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए चाहे नीचे देखिए, ये हाईलाइट करके दे रखा है, कीप के समान होता है। इसमें वृक्क धमनी प्रवेश करती है और अशुद्ध रक्त के साथ प्रवेश करती है। ठीक है, और वृक्क शिरा बाहर निकलती है। देखिए 2 नलिका अंदर जा रही है, एक तो अंदर जा रही है, एक बाहर निकल रही है। एक तो अंदर जा रही है, नीचे देख लिया डायग्राम में, एक अंदर जा रही है, एक बाहर निकल रही है। तो वृक्क धमनी तो है, अशुद्ध रक्त को अंदर लेके जाती है, और वृक्क शिरा जो है शुद्ध रक्त को बाहर लेके निकलती है। और तीसरी नलिका जो होती है मूत्रवाहिनी, वो मूत्र के साथ बाहर निकलती है, क्योंकि धमनी से जो रक्त गया वो छन कर क्या बन गया, मूत्र बन गया, और शुद्ध रक्त वापस बाहर निकल गया शिरा के साथ, और जो मूत्र बना वो मूत्र वाहिनी के साथ बाहर निकल जाएगा। 3 इसमें नलिकाएं प्रवेश करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं उत्सर्जन की क्रियाविधि। इस नेफ्रॉन में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो निश्चंदन बनता है, निश्चंद बनता है, छनित बनता है। तो इसकी 3 पदों में होती है, 3 चरणों में होती है। पहला है परानिस्चंदन, अति सूक्ष्म निस्चंदन या सूक्ष्म छानना। सबसे पहले छनने की क्रिया होती है। तो जो वृक्क धमनी से अशुद्ध रुधिर आता है ना, उसमें छोटे अणु आ जाते हैं, जैसे जल, खनिज लवण, यूरिया आदि का निस्चंदन छन जाते हैं, वो भी छन जाते हैं। जो धमनी के साथ अशुद्ध रुधिर आता है उसमें छोटे अणु, जल, खनिज लवण सबका निस्चंदन हो जाता है, सब छन जाते हैं इस कप के अंदर, इस कप में सारे छन जाते हैं। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, वर्णात्मक अथवा चयनात्मक पुनः अवशोषण। जो छन गए, जो कार्य, जो काम के पदार्थ थे वो भी छन गए, तो उनको पुनः अवशोषित करना। तो नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित भाग द्वारा, इस भाग द्वारा जो कप में जो छन गए थे उनको वापस क्या करना, वापस अवशोषित करना। इसलिए मैंने कहा चयनात्मक, चयनित पदार्थों का सबका नहीं करना है, चयनित पदार्थों का अवशोषण करना है। तो नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित भाग द्वारा आवश्यक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, खनिज लवण, जल, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि का पुनः अवशोषण। जो यहाँ छन गए थे, प्रथम पद में जो छन गए थे कप में, जो प्यालानुमा खांच है यहाँ पर छन गए थे, उनका समीपस्थ कुंडलित भाग द्वारा क्या करता है, पुनः अवशोषण होता है, जो कार्य के काम के पदार्थ। इसलिए मैंने चयनात्मक लिखा है। तीसरा पद क्या होता है, जो छने नहीं उनको नेफ्रॉन की कोशिकाओं द्वारा सीधे उस जो छनित है उसमें डाल देना। नेफ्रॉन की कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थों का सीधे निश्चंद मतलब छनित उसमें स्त्रवण करना। डायरेक्ट जो नहीं छने उनको कोशिकाओं द्वारा सीधे उस छनित में डालना। ठीक है, अब नेफ्रॉन से मूत्र कहाँ जाएगा, संग्रह नलिका में। ये देखिए, ये नेफ्रॉन पूरा नेफ्रॉन है, यहाँ से कहाँ चला गया, संग्रह नलिका। ये संग्रह नलिका, ये पीली ये जो है संग्रह नलिका, इस संग्रह नलिका में चला गया। संग्रह नलिका से कहाँ जाएगा, मूत्र नलिका में। ये मूत्र नलिका में आ जाएगा आगे, ये मूत्र नलिका में आ जाएगा, और मूत्र नलिका से जाएगा मूत्राशय में, और मूत्राशय में मूत्र के जमा होने पर क्या हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक जो है मूत्राशय को ऐच्छिक संदेश मिलेगा। मूत्राशय को ऐच्छिक संदेश, भाई आप इच्छा से उसको त्यागना है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश दिया जाता है मूत्राशय को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मूत्राशय की पेशियों में क्या होता है, संकोचन होता है, जिससे मूत्राशय अवरोधी में क्या होता है, शिथिलन, ढीली हो जाती है, और उसके पश्चात मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, मूत्र में क्या क्या होते हैं, अवांछित पदार्थ होते हैं, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, क्रिएटिनिन होते हैं, गुले हुए लवण होते हैं, और अधिशेष जल, जो बचा हुआ जल, वो भी मूत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।